नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अध्याय 2 धातु और अधातु के प्रश्नोत्तरों को सरल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो धातु कौन सी होती है? वो होता है पारा। आपको पता होगा धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु पारा इसका एक अपवाद है जो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। दूसरा सवाल है, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है। हमने पढ़ा था अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु इसके अंदर एक अपवाद बढ़ा था ग्रेफाइट इसका अपवाद है। तो ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है। तीसरा सवाल है, कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सी है? सोडियम धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, क्योंकि हमने जब अब वो सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी तो सोडियम सबसे ऊपर आता है, तो पोटेशियम के बाद सोडियम, तो ये ऊपर आती थी, तो ये ज़्यादा अभिक्रियाशील, ये अधिक सक्रियता थी इनके अंदर। जो नीचे थी वो बहुत कम अभिक्रियाशील थी, कि उनकी किसी के साथ क्रिया नहीं होती थी। तो सोडियम वायु के साथ, जल के साथ आसानी से क्रिया कर लेता है, तो इसको केरोसिन के अंदर डुबोकर रखा जाता है। चौथा सवाल है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाती हैं। तो हमने पढ़ा था धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो वो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी, धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड वो कौन सा होगा? तो वो हमेशा क्षारीय प्रकृति का होगा। ये हमने पढ़ा था क्षारीय प्रकृति का। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके अंदर हमने एक प्रयोग भी किया था, मैग्नीशियम धातु का जलाकर उसका चूर्ण प्राप्त किया था। उसके चूर्ण को हमने लिटमस पत्र पर देखा था, तो उसका लिटमस पत्र लाल से नीला हो गया। तो क्षार होता है वो लाल से नीला कर देता, तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा। तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। चौथा सवाल है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। जो हमारे घरों में या माता बहनें जो गहने पहनती हैं, गहने या जवाहरात, वो 21 कैरेट सोने की होती हैं, क्योंकि शुद्ध सोने से अब आभूषण नहीं बनते हैं। जब इनके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, तो 21 कैरेट का सोना होता है, तो उसको अशुद्धियाँ मिलाने से उसको आकार निश्चित आकृति और जो भी डिजाइन होती है, तो इसी कारण वो 21 कैरेट का बनाया जाता है। बाकी जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो अम्लों के साथ धातु जब क्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, H2 गैस मुक्त होती है। धातु ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। और अधातु के ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होंगे। धातु हमने पढ़ा था धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं या अम्लीय गुणधर्म वाले होते हैं। एक ही बात है दोनों। अब आगे सवाल है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना। सबसे पहले सोने का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोने का उपयोग गहने या जवाहरात के लिए किए जाते हैं, तो सोने के ऊपर ये आएगा, गहने और जवाहरात। गंधक का उपयोग वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। जो पारा होता है वो तापमापी के रूप में या थर्मामीटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। लघुरात्मक प्रश्न के अंदर पहला सवाल है, आघात वर्धनीयता क्या होती है? तो आघात वर्धनीयता के हमने पढ़ा था, आघात यानी मारना, और वर्धनीयता मतलब वृद्धि होती है। जब उसको मारा जाता है या पीटा जाता है तो वृद्धि होती है, उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये एक धातु का गुण है। धातु को जब भी पीटा जाता है या मारा जाता है तो उसके अंदर वृद्धि होती जाती है। जैसे चद्दर के रूप में लोहे को जब पीटा जाता है तो वो चद्दर के रूप में उसकी वृद्धि होती है। तो आघात वर्धनीय परिभाषा में आप लिखेंगे, ये ऐसा गुण है जब धातुओं को किसी प्रकार की चोट या पीटा जाता है तो उसके अंदर उसकी वृद्धि होती है, तो वो आघात होती है। मिश्र धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो से अधिक धातुओं को जब निश्चित मात्रा के अंदर मिलाकर
उनका संगम मिश्रण बना लिया जाता है। तो वही मिश्र धातुएं हमने पढ़ा था पित्तल और कांसा के बारे में। पदार्थ का गलना के साथ, गलना किसे कहते हैं? पदार्थ का गलना के वो निश्चित बिंदु होता है जिस पर ठोस पदार्थ अदर अवस्था में बदल जाता है, तो वो उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? हमने देखा था धातुएं ज़्यादातर विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, तो इसलिए ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है। आपने देखा होता अधिकतर आपकी जो शीशा पेंसिल होती हैं, तो शीशा पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है। तो हमेशा शीशा पेंसिल जो पीछे वाला सिरा है उसको हमेशा काला किया जाता है। और उसको काला ऐसे किया जाता है क्योंकि जब इसको किसी भी, जैसे ये विद्युत के क्षेत्र में आ जाए, जैसे आप किसी बोर्ड के पेन में यदि पेंसिल डाल दो तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, इसलिए इसको मतलब काला किया जाता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो। चौथा सवाल है, नींबू के शरबत को लोहे के पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है? नींबू के अंदर कौन सा पाया जाता है? हमने बताया सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और लोहा कौन सा है? धातु है। तो इस हिसाब से इसको ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इसको नहीं रखा जाता। तो ये सवाल दीर्घात्मक प्रश्न है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो हमने देखा था सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये वायु और जल और अम्ल के साथ आसानी से क्रिया कर लेता है, इसलिए इसको मिट्टी के जल में रखा जाता है। भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु को विभेद कीजिए। तो इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। धातुओं की भौतिक गुणधर्म भी देख लें और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म भी हमने देख रखे हैं, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। धातु के 4 उपयोग, इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। बाकी सब सवाल का हम अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए इसके आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।